जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज आपको कुछ बताने वाला हूं पढ़ाई से थोड़ा सा हटके, लेकिन वो जुड़ा आपके पढ़ाई से कहीं ना कहीं तक होगा। दोस्तों, क्या आप इनडायरेक्टली कन्वर्सेशन के बारे में जानते हैं? इनडायरेक्टली कन्वर्सेशन क्या होता है? कैसे कोई व्यक्ति आपसे बिन कहे ही वो बातें आपके दिमाग में उत्पन्न कर देता है जो वो उत्पन्न करवाना चाहता है। जैसे जैसे मैं कहूँ कि एक जंगल था और जंगल में एक व्यक्ति गया और उसे जंगली जानवर ने मारकर खा लिया। तो जैसे ही मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति जंगल में गया और जंगल में उसे कोई जानवर मारकर खा गया, तो आप सभी के दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता होगा वो आएगा शेर। लेकिन सामने वाले ने बताया नहीं कि शेर ने उसको मारकर खाया। दिमाग ने अपने आप जनरेट कर लिया कि जंगल है तो जंगल में शेर होगा, और शेर ने क्या किया होगा, उस व्यक्ति को मार डाला होगा। तो इसी को कहा जाता है इनडायरेक्टली कन्वर्सेशन। इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा क्योंकि कान तो हमेशा खुले रहते हैं, बस बातों को दिमाग से समझना होता है। दोस्तों, एक राजा थे और उनकी रानी भी रही होगी। राजा है तो रानी भी होगी। रानी राजा का जब विवाह हुआ था रानी के साथ में, तो रानी अपने यहाँ से एक हाथी लाई थी और वो हाथी उनको बहुत ज़्यादा प्रिय था। वो हाथी उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय था, अपने परिवार के जैसा ही उस हाथी को वो मानती थी। वो हाथी जब यहाँ इनके यहाँ ससुराल में आ गया तो उसकी वैसे ही देखभाल होने लगी। उन्होंने राजा से कह रखा था कि मेरी खातिरदारी में कुछ कमी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो हाथी मेरा साथी है ना, इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसको गन्ना बहुत पसंद है, इसको केला बहुत पसंद है, इसको कभी कभी शराब पसंद है, ये शराब भी पीता है। राजा ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी उसके लिए, महावत रख रखा था, और महावत से ये भी कह रखा था कि जो अंकुश है ना, जिससे हाथी को नियंत्रित किया जाता है, उसको उतना ही प्रयोग करें जिसने में हाथी को तकलीफ ना हो। लेकिन वक्त क्या करता है, वक्त चलता रहता है ऐसे ऐसे। रानी बीमार पड़ गई। रानी जब बीमार पड़ी तो उन्होंने राजा को बुलाया। राजा पहुंचे अंतःकक्ष में और रानी से बोले, आप जल्दी सही हो जाइए, फिर आपके हाथी के साथ हम और आप तीनों लोग घूमने चलते हैं। फिर रानी ने कहा, ओ राजा जी, मुझे लगता है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है, और मैं आपसे एक वादा चाहूँगी कि मेरे जाने के बाद में वो जो हाथी है ना, उसका ख्याल आप मुझसे कहीं ज़्यादा रखिएगा। इतना तो आपसे मांग ही सकती हूँ। राजा ने कहा, ऐसा कैसे कह सकती हो तुमको कुछ नहीं होगा। मैं दुनिया के सारे वैद्य ला करके यहाँ डाल दूंगा, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा मैं। रानी कहने लगी कि ये तो दुनिया है, जो आया है वो जाएगा,
मेरा भी शायद वक्त आ गया है, मुझे भी जाना पड़ेगा। राजा का उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा और उनसे वादा ले लिया कि आप जैसे अपने पुत्रों का ख्याल रखते हैं वैसे ही उस हाथी का भी ख्याल रखिएगा। राजा ने कहा, तुमने तो देखा है, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी हर बात मैंने मानी है, और तुमने देखा है कि मैंने उसको वो सारी सुविधाएं दी हैं जो उसको चाहिए थी, या उसकी देख रेख में कोई कमी रह गई हो तो बताओ। रानी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे जाने के बाद उसका और ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक दो दिन बाद रानी परलोक सिधार गई, और राजा वैसे तो हाथी से मिलने कम ही पहुंच पाता था, लेकिन अब वो जो बात महीनों में होती थी वो हफ्तों में होने लगी थी। हफ्ते में एक दो बार वो हाथी के पास पहुंच जाता था, उसका ख्याल रखता था। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। वो हाथी जिससे रानी जाया करती थी, मिलती थी, खुश हो जाता था। जानवर प्रेम का भूखा होता है, इंसान भी प्रेम का भूखा होता है, लेकिन इंसान में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो प्रेम से परे चली जाती हैं, लोभ जुड़ जाता है उसके साथ में। लेकिन जानवरों में क्या होता है, जानवरों में लोभ नहीं होता। जानवर इंसानों से इसीलिए अच्छे होते हैं कि वो प्रेम की भाषा समझते हैं, और प्रेम में उनका लोभ नहीं आता, उनको कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। और प्रेम में जहाँ पाने की इच्छा आ जाती है वो प्रेम रह ही नहीं जाता, व्यापार होने लगता है फिर। तो दोस्तों, वो हाथी जो था बीमार पड़ने लगा। राजा ने क्या किया, एक वैद्य को बुलाया जो जानवरों का वैद्य हुआ करता था, और पूछा क्या बात है, क्या दिक्कत है हाथी को। तो वैद्य ने कहा, हाथी को यहाँ से हटा करके खुले वन में रख दिया जाए, कुछ समय के लिए इसको खुले वन में रख दिया जाए। राजा ने कहा ठीक है। दो चार सेनापति लगा दिए, इसको खुले वन में छोड़ दिया जाए और इसकी हर सुविधा का ख्याल रखा जाए। और हाँ, इसको थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो उसका अंजाम बड़ा घातक होगा, चाहे वो जानवर के द्वारा हो या इंसान के द्वारा हो। हाथी को छोड़ दिया गया जंगल में, सेनापति लगा दिए गए, इधर उधर सेना भी तैनात कर दी गई, ताकि और जो जानवर हों, शेर वगैरह जैसे, बाघ वगैरह जैसे, उस पर हमला ना कर सकें। हाथी की जो हालत थी वो सुधार होने के बजाय दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। और जो सेनापति थे उनके मन में ये डर भी था कि कैसे ये सूचना पहुंचाएं हम कि हाथी बीमार है, और ज़्यादा बीमार होता जा रहा है, क्योंकि राजा तो इसे अपने पुत्रों से कहीं ज़्यादा मानते हैं। और उन्होंने हाथी का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखने के लिए भी कहा है। दोस्तों, कुछ समय के बाद में हाथी क्या हुआ, ख़त्म हो गया। वो हाथी ख़त्म हो गया। फिर अब बात आई कि हाथी के ख़त्म होने की सूचना कौन देने जाएगा, ये सूचना कौन लेकर के जाएगा कि हाथी मर गया। क्योंकि राजा को अगर गुस्सा आया तो हो सकता है जो सूचना लेकर के जाए उसका सर जो हो धड़ से अलग हो जाए। सेनापति मंत्रणा करने लगे कि क्या करें क्या करें, कैसे करें, कैसे बताया जाए।
तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया जो मंद बुद्धि हो, जिसको कुछ बातें रटा दी जाएं और उन्हीं बातों पर बोलता रहे, तोते के जैसा। ढूंढने से तो बहुत कुछ मिल जाता है, व्यक्ति भी वैसा मिल गया और उस व्यक्ति को सारी बातें बताई मंत्रियों ने कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे ये बातें बतानी है तुमको। उसने कहा ठीक है। वो दरबार में जाता है, राजा दरबार में पहुंचते हैं और जब वहां पर पहुंचते हैं राजा, तो व्यक्ति उनसे इजाज़त मांगता है कि मैं कुछ सूचना लेकर के आया हूँ हाथी की। राजा बहुत एक्साइटमेंट में आ गए, हाथी ठीक तो है हमारा हाथी, उसको कुछ हो गया तो मैं जान ले लूँगा सभी की। बताओ क्या सूचना लेकर के आए हो हाथी के लिए, हाथी के बारे में। उसने कहा महाराज हाथी जो है वो खाना नहीं खा रहा है, उसको केला दिए जा रहे हैं, केला नहीं खा रहा है, गन्ना दिए जा रहे हैं, गन्ना भी नहीं खा रहा है। राजा ने कहा अच्छा कुछ और दीजिए, खिलाइए। कि वो कुछ भी नहीं खा रहा है। अच्छा महाराज हाथी पानी भी नहीं पी रहा है, शराब भी नहीं पी रहा है। राजा ने कहा अच्छा क्यों नहीं पी रहा है। लेकिन पता नहीं महाराज उसको क्या हो गया है, न खाना खा रहा है, न पानी पी रहा है, और ना ही हिल रहा है, ना ही कोई मूवमेंट कर रहा है। पता नहीं हाथी को क्या हो गया है। राजा ने कहा हाथी खाना नहीं खा रहा है, हाथी पानी नहीं पी रहा है, हाथी हिल नहीं रहा है, हाथी में कोई मूवमेंट नहीं आ रही है, क्या हुआ हाथी को, क्या हाथी मर गया है। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज ये मैं तो नहीं जानता कि हाथी मर गया है, लेकिन ना वो खा रहा है, ना पी रहा है, ना कोई मूवमेंट हो रही है उसके शरीर में। तो राजा ने दोबारा कहा क्या हाथी मर गया है। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज ये आप कह रहे हो, हम ये सूचना आप तक कैसे लाते। तो दोस्तों देखा आपने कि उस व्यक्ति ने एक बताया नहीं कि वो हाथी मर गया है, लेकिन राजा को पता चल गया कि हाथी क्या है, हाथी मर गया है। इसको इनडायरेक्टली कन्वर्सेशन कहा जाता है दोस्तों, कि सामने वाला आपसे बात कुछ और करेगा और आपके दिमाग में जनरेट होगा कुछ और। कुछ लोग इसको बौद्धिक आतंकवाद भी कहते हैं, इसको बौद्धिक आतंकवाद भी कहा जाता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति वो नहीं कहता जो आपसे वो करवाना चाहता है, वो कुछ और बातें करता है और आप इतना उन बातों से रिलेट हो जाते हो, जोड़ लेते हो खुद को, कि वो बातें अलग ही तरीके से आपके दिमाग में उपजती हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, बहुत कुछ छुपा हुआ था। आपको इस कहानी से क्या समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें और चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। लाइक भी करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, विजय हिंद।